Hello bachcho, welcome once again to my channel Smita Classes. As you know that we are dealing with the science book of standard 7, that is Future Kids Science, and we are doing the chapter soil of this book. This is the 8th chapter we are doing. We have already completed 7 chapters, and in the soil chapter of part 1 of soil chapter has already been completed. This is part 2. We will start from formation of soil. The soil is formed from rocks by a process known as weathering. There are many physical, chemical and biological agents responsible for weathering. The temperature, water, ice, gravity, wind, snow, sun, etc. are some of the climatic physical weathering agents. Chemical weathering is the chemical decomposition of rocks in which existing minerals are broken down into new mineral components. Weathering is the breaking down of huge pieces of rocks into smaller pieces by the action of natural forces such as water, glaciers, wind and roots of plants, etc. Decomposition of parent rocks by bacteria and other microorganisms is called biological weathering of rock. As a result of weathering, rocks are broken down into smaller particles, which is called primary soil. This is then converted into natural soil. It is a slow process and takes thousands of years. The factors on which weathering depends are as follows: change in temperature, water, wind, living organisms. It takes more than 500 years to form 2 centimeters of topsoil. वेदरिंग ऑफ रॉक ड्यू टू टेम्परेचर. देखिए, जो सॉयल बनता है, मिट्टी जो बनती है, वो एक प्रोसेस से बनती है, पत्थरों से बनती है मिट्टी, और वो जो प्रोसेस है उसको कहते हैं वेदरिंग. ठीक है, तो वेदरिंग प्रोसेस को होने के लिए बहुत सारे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फिजिकल एजेंट क्या हो सकते हैं? विंड, वाटर, ये सब हो सकते हैं. केमिकल एजेंट क्या हो सकता है? किसी तरह का मिनरल्स, केमिकल्स. और बायोलॉजिकल इंसेक्ट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये लोग हो सकते हैं. ठीक है, तो जो क्लाइमेटिक, अब है कि क्लाइमेट से रिलेटेड फिजिकल वेदरिंग एजेंट क्या है ना. ऐसे फिजिकल वेदरिंग एजेंट क्या है जिनके कारण हम लोग, फिजिकल वेदरिंग एजेंट का मतलब है कि जो नॉन लिविंग वेदरिंग एजेंट्स हैं, जो कि सॉलिड, जिन्हें हम जान पाते हैं, वो क्या है? तो टेम्परेचर, तापमान ऊपर नीचे होने से, पानी के कारण, आइस, अर्थ का ग्रेविटी, अर्थ जो खींचती है अपने तरफ से, विंड, हवा, बर्फ, स्नो और सन, सूर्य, ये सब क्लाइमेटिक फिजिकल वेदरिंग एजेंट है. ठीक है, इन सब के कारण भी सॉयल फॉर्मेशन होता है. केमिकल वेदरिंग में क्या होगा? केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स इन विच मिनरल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू न्यू मिनरल कंपोनेंट्स. देखिए, पत्थरों में मिनरल मिला रहता है, हम लोग को पता रहता है. तो कई बार होता है कि उनके ऊपर किसी तरह का दूसरा केमिकल गिरता है पत्थरों में, तो जिसके कारण क्या होता है कि पत्थर टूट जाते हैं. जब पत्थर टूट जाते हैं तो उनमें जो पहले से मिनरल्स है वो कैसे रिएक्ट करके नया तरह का मिनरल्स बनाता है. ठीक है, तो वो जो केमिकल्स है वो पत्थर को तोड़ने में मदद करते हैं और नया मिनरल्स भी तैयार होता है. तो इस तरह नए नए तरह की मिट्टी बनती रहती है. ठीक है, इसी तरह जो है ये केमिकल वेदरिंग है. अब वेदरिंग होता क्या है? तो बहुत बड़े बड़े पत्थर जो हैं, चट्टान जैसे पत्थर जो होते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं. कैसे? नेचुरल फोर्सेस, प्रकृति के एक्शन से, नेचुरल फोर्सेस के एक्शन से वो टूट जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में. जैसे कि बहुत जोर की तूफान आएगा, बारिश होगी, बहुत जोर से पानी बह बह के पत्थर को काट काट के ले जाते हैं, तो पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में गिर जाता है, बदल जाता है मिट्टी में. इसी तरह बड़ा बड़ा जो ग्लेशियर होता है, बड़े बड़े बर्फ़ के शिलाखंड जब बहते हुए आते हैं तो अपने साथ मिट्टी को, पत्थरों को, छोटे छोटे पत्थरों को चिपका चिपका के नीचे ले आते हैं, वो टूट भी जाते हैं पत्थर उनके नीचे. ठीक है, इसी तरह प्लांट्स का रूट्स जो होता है, प्लांट की जड़ें, वह भी पत्थरों को, जब प्लांट की जड़ें मिट्टी के नीचे अपनी जड़ें बढ़ाने लगती है, रूट्स बढ़ने लगता है, तो बड़े बड़े चट्टानों को अंदर तोड़ देता है, पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है. ठीक है, तो क्या है कि बड़े बड़े पीसेस ऑफ रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएंगे, उसको वेदरिंग कहते हैं. और ये सब एक्शन ऑफ नेचुरल फोर्सेस से होता है, प्रकृति के एक्टिविटीज से होता है, जैसे कि विंड, वाटर, रूट्स ऑफ प्लांट से होता है. कई बार जो है बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं जो माइक्रोस्कोप में देखे जाएंगे, जो ऐसे नहीं दिखते. तो बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कई बार क्या करते हैं कि पत्थर के ऊपर लगे हुए ह्यूमस वगैरह को खाने लगते हैं, है ना. तो उनके ऊपर एक्शन करते हैं, ये ह्यूमस वगैरह को खाने लगते हैं, तो पत्थर टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में. तो इसको बायोलॉजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक कहते हैं.
ठीक है। तो वेदरिंग के कारण जो है बड़े बड़े चट्टान जैसे पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल के मिट्टी का रूप ले लेते हैं, जिसको कि हम उस मिट्टी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी सॉयल। उसके बाद पहले तो वो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े रहेंगे, फिर वो और चूर चूर होकर पूरी तरह से मिट्टी बन जाएंगे और तब वह नेचुरल सॉयल में चेंज हो जाएंगे। पहले प्राइमरी सॉयल, नेचुरल सॉयल। और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इनफैक्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाता है बड़े बड़े चट्टानों को मिट्टी बदलने में, है ना, हजारों साल लग जाते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वेदरिंग डिपेंड करता है। Change in temperature. The surface layer of the rocks expand due to the heat of the sun, whereas the underlying layers do not expand as much because they do not get much exposed to the heat of the sun. Due to difference in the expansion of the upper and the lower layers, the surface layer of the rocks crack and gradually get converted into soil particles. Water. The continuous movement of rain and river water against the rock surface cause abrasions which result in the breakdown of large rock particles into the finer particles and ultimately lead to soil formation. Sometimes water gets trapped in the small crevices of the rocks. This water freezes during winter and puts pressure on the rocks, resulting in their splitting into smaller particles of soil. Rocks at the bottom of waterfalls are slowly weathered, broken down into small pieces by natural processes by a similar process. These rocks are much harder than the bar of soap, are not very soluble in water, but eventually the constant force of water hitting their surface breaks the rock. Thus, the running water breaks rocks into smaller pieces and carries them to other areas. Strong wind blowing across the rocks also produce abrasions on the rocks, due to which some rock particles are blown away with the wind and settled down elsewhere as soil particles. Living organisms. Certain living organisms such as lichens, insects and microbes are also responsible for weathering of rocks. The organisms such as lichens grow on the surface of rocks. They produce acids which keep corroding the rock surface and converting it into finer particles of soil. In these finer particles of soil, other organisms such as insects, microbes and worms start living and dying. Thus, they make soil ready for the plants to grow. The growth of roots of plants further adds to the weathering of rocks and thus produces soil. The soil thus formed settles in different layers. ठीक है, तो जो फैक्टर जिसके कारण वेदरिंग होता है, जो कंडीशंस क्या है, तो पहला है चेंज इन टेम्परेचर। देखिए, जब दिन के समय सूर्य चमकता है, सन चमकता है, तो रॉक का जो ऊपर का, बड़े बड़े चट्टानों का जो ऊपर का लेयर है वो बहुत हीट हो जाता है और वो एक्सपैंड करता है। पर जो अंदर का लेयर है पत्थरों का, वो हीट इतना नहीं हो पाता है, वो एक्सपैंड नहीं करता है, वो नॉर्मल रहेगा और बाहर वाला लेयर उसका एक्सपैंड करेगा। इसके कारण क्या होता है कि ऊपर वाला एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है, नीचे का अंदर का लोअर लेयर एक्सपैंड नहीं करने की कोशिश कर रहा है। इससे क्रैक आ जाते हैं रॉक्स में और धीरे धीरे वो क्रैक बढ़ बढ़ के रॉक्स स्मॉलर पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं। अब दूसरा है वाटर। लगातार जो है बारिश बहुत जिस जगह पे होती रहेगी, या नदी के पानी जो है वो जिस चट्टान के थ्रू हो के बहता रहेगा, ठीक है, तो वह उस पत्थरों पे गड्ढा डाल देता है। जहाँ बारिश का पानी लगातार जिस चट्टान पे गिरता रहेगा या नदी वहाँ से बहती रहेगी, तो उस एब्रेशंस हो जाएगा, वो जो है पत्थर में को काट देगा, पत्थरों में गड्ढे हो जाएंगे, पत्थर साइड से कट जाएंगे और इसके कारण बड़े बड़े रॉक पार्टिकल्स छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं और फाइनली सॉयल बनता है। तो कई बार नदी जब पहाड़ों से होकर बहती रहती है तो बड़े बड़े पहाड़ के चट्टान टूटते जाते हैं धीरे धीरे करके, है ना। और कई बार जिस एरिया में बहुत बारिश होती है वहाँ भी चट्टान लैंडस्लाइड वगैरह होता है, वहाँ चट्टान टूट जाती है। कई बार होता है कि जो रॉक्स में क्रिवेसेस होते हैं, मतलब छोटे छोटे क्रैक्स जो होते हैं, उनमें पानी ट्रैप हो जाता है, बारिश का पानी या रिवर का पानी ट्रैप हो जाता है और ठंड के दिनों में वह पानी फ्रीज हो जाता है ना, पूरा सॉलिड आइस में चेंज हो जाता है। और जिसके कारण जब वो फ्रीज होता है तो वह ज़्यादा जगह घेरता है और वह रॉक पे प्रेशर डालता है दोनों तरफ से, जिसके कारण रॉक स्प्लिट कर जाता है, रॉक टूट जाता है और छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ सॉइल में बदल जाता है। ठीक है, अब कोई वाटरफॉल है, अगर झरना है जहाँ से कि पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, जहाँ पे वह पानी गिर रहा है तो नीचे भी पत्थर रहते हैं, रॉक्स रहते हैं बॉटम ऑफ वाटरफॉल में। तो उसमें क्या है कि पानी ऊपर से गिरते रह रहा है लगातार, तो धीरे धीरे जो नीचे के पत्थर है, बड़े नीचे के चट्टान है, वो धीरे धीरे जो है छोटे पीसेस में टूट जाते हैं इस नेचुरल प्रोसेस से। ठीक है, और ये रॉक्स जो टूटते हैं ये बहुत ही हार्ड होते हैं। जैसे कि आप एक साबुन को रखेंगे बेसिन के में और ऊपर से नल खोल देंगे, पानी गिरते गिरते साबुन में गड्ढा हो जाएगा,
उसी तरह इन पत्थरों में भी गड्ढा हो जाता है, पर है कि ये पत्थर साबुन जैसे सॉफ्ट नहीं होते हैं, ठीक है। लगातार उन पर पानी हिट कर रहा है तब जाके वह टूट तो जाते हैं, पर साबुन जैसे सॉफ्ट नहीं है कि पूरा सॉल्यूबल हो जाएंगे पानी में, ठीक है। वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और फिर पानी आगे जब बहती है तो पानी अपने साथ उन छोटे छोटे टुकड़ों को दूसरे एरिया में ले जाती है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज़ हवाएं जब चलती हैं तो उनके कारण भी पत्थर टूट फूट जाते हैं, बहुत तेज़ हवाएं जब चलती हैं। और पत्थर जब टूट के छोटे टुकड़ों में हो जाते हैं तो छोटे टुकड़े जो होते हैं कंकड़ वगैरह वह हवा के साथ उड़ उड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं और कहीं और मिट्टी के रूप में सेटल हो जाते हैं। छोटे छोटे टुकड़े मिट्टी बन जाते हैं कहीं और सेटल होके। अब इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लाइकन्स होता है एक, लाइकन्स एक तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिससे कि जो है लिटमस पेपर भी उससे बनाया जाता है, ठीक है। लाइकन्स एक तरह का प्लांट आप कह सकते हैं, वो होता है जो चट्टानों वगैरह पे उगता है। और इसी तरह छोटे छोटे कीड़े होते हैं और माइक्रोब्स होते हैं, उनके कारण भी जो है पत्थर टूट जाते हैं। लाइकन्स जो है वो पत्थर के सरफेस पे ग्रो होता है ना, पत्थर से चिपके हुए पौधे होते हैं, पत्थरों के ऊपर ग्रो करते हैं। और वो लाइकन्स जब बड़े ग्रो करने लगते हैं, बड़े होते हैं, तो उनमें से एसिड निकलता है और वो एसिड जो है रॉक के ऊपर के सरफेस को, ऊपर की सतह को कोरोड करता रहता है, मतलब उसे तोड़ता रहता है, नुकसान पहुंचाता रहता है और फाइनली वह रॉक टूट जाता है वो एसिड के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। अब जो है ये जो छोटे छोटे टुकड़े जो मिट्टी के रूप अब ले रहे हैं उसमें दूसरे कीड़े भी रहते हैं, इंसेक्ट्स, माइक्रोब्स, और दूसरे कीड़े उसमें रहने लगते हैं, वो जीवित रहते हैं, कुछ दिन बाद वो मर भी जाते हैं। तो इस तरह कई बार क्या है कि पहले तो वो खाली पत्थर का टुकड़ा था, हाँ पत्थर के टुकड़े थे छोटे छोटे, पर जब उनमें कीड़े रह के मरने लगे और फिर उसी में मिक्स हो गए तो वो धीरे धीरे बहुत ही उपजाऊ मिट्टी बन गई, फर्टाइल सॉइल बन गया और अब उसमें प्लांट्स आराम से ग्रो कर सकता है, ठीक है। इसी तरह जो है मिट्टी में अगर पेड़ की जड़ें बढ़ती जाएंगी, रूट्स ऑफ प्लांट्स बढ़ते जाएगा, तो उससे भी जो है पत्थरों में क्रैक आ जाता है। वो रूट्स जितना आगे आगे बढ़ेगा वो पत्थरों को क्रैक करते जाएगा और इस तरह मिट्टी बनती जाएगी। और इस तरह जो है अलग अलग लेयर की मिट्टी रहेंगी, है ना। कहीं पे जब जिनको रूट्स ने तोड़ा वो लेयर रहेगा, कहीं पे जो कि इंसेक्ट्स के कारण मिट्टी बनी है, हाँ उपजाऊ मिट्टी, वो सबसे ऊपर रहेगी। तो इस तरह अलग अलग लेयर में मिट्टी बनती जाती हैं। Soil profile. If you cut deeply into the ground vertically, the way you cut a slice of cake, you would see the layers that make up soil. A vertical section through different layers of the soil is called the soil profile. The soil layers are called horizons. Each layer has a different color, texture, depth, and chemical composition. The top layer is usually dark. Below the topsoil is another layer called subsoil. Underneath this lies yet another layer called bedrock. Soil profile can also be seen while digging a well or laying the foundation of a building. A horizon. The uppermost layer of the earth is known as A horizon. This layer is generally soft, porous, and can retain minerals and water. It is also known as topsoil. The topsoil is darkest in color, rich in humus, organic matter formed by decomposition of dead material, and therefore very fertile. This is the most productive layer of the earth as it contains maximum nutrients which the plants need for their growth. The roots of small plants are confined to this layer. In cultivated areas, the topsoil is plowed for agriculture. Bacteria, ants, beetles, earthworms, and fungi are also found here. These are called decomposers as they help the dead plants and animals to make humus. Moles and rabbits too make their burrows in the topsoil. Moles help loosen the soil and blow air in. B horizon. The layer of soil below the A horizon is known as B horizon. It is also known as subsoil. Subsoil is made of rocks, minerals, and a little bit of humus. The subsoil contains very less living organism as compared to A horizon. The roots of some trees are able to reach subsoil. It is low in organic matter and rich in minerals. This layer is lighter in color and is less fertile than the topsoil due to lesser amount of humus. It is generally harder and more compact than the upper layer of soil. This layer is porous and therefore it allows the excess water to percolate to the lower layers of soil, bedrock, thus forming underground water. Some animals like snakes and frogs hibernate in this layer. ठीक है,
अब हम लोग सॉयल प्रोफाइल की बात करें तो जब हम लोग मान लीजिए मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं और वर्टिकल खुदाई कर रहे हैं, पूरी सीधी सीधी खुदाई नीचे नीचे करते जा रहे हैं मिट्टी की खुदाई, किस तरीके से, जिस तरह केक का हम लोग एक स्लाइस सीधा लंबाई में काटते हैं, है ना, वर्टिकली काटते हैं, उसी तरह मिट्टी की अगर हम लोग वर्टिकल खुदाई करते रहे तो हम लोग को अलग अलग लेयर सॉयल का दिखाई देगा, है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का सॉयल दिखाई देगा। ठीक है, इसको कहते हैं वर्टिकल सेक्शन, मतलब कि सीधाई में मिट्टी को काट के निकालना, खुदाई करना मिट्टी के। हाँ, तो जब वर्टिकल सेक्शन करेंगे हमें क्या होगा कि अलग अलग लेयर सॉयल का मिलेगा, सॉयल की अलग अलग, मिट्टी की अलग अलग परतें हमको दिखाई देंगी, और वह लेयर ऑफ सॉयल जो है वो क्या कहलाएगा, वो सॉयल प्रोफाइल कहलाएगा। ये जो सॉयल का लेयर्स है, अलग अलग परतें जो है मिट्टी की, उसे हम क्या कहेंगे, हॉरिजन भी कहते हैं, होराइजन या हॉरिजन भी कहते हैं। हर लेयर आप जान पाएंगे अलग है, क्यों, क्योंकि उनका आपको कलर अलग दिखाई देगा, उनका टेक्सचर अलग है, छूने में कोई मोटा लगेगा, कोई किसी में कंकड़ ज़्यादा लगेगा, उनका डेप्थ भी अलग अलग है, कोई लेयर बहुत नीचे होगा, कोई लेयर ऊपर ऊपर होगा, और केमिकल कॉम्पोजिशन, सब लेयर में अलग अलग तरह के केमिकल रहेंगे। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर लेयर मिट्टी का होता है, जो हम लोग को दिखाई देता है नॉर्मली गार्डन में, अगर सबसे ऊपर जो लेयर रहेगा वो डार्क कलर का होता है। ठीक है, उसके नीचे का लेयर जो खुदाई करके निकालेंगे तो सबसे ऊपर वाले लेयर को हम लोग टॉप लेयर कहेंगे, टॉप सॉयल, उसके नीचे वाला लेयर को हम लोग सब सॉयल कहेंगे, और उसके नीचे और एक लेयर रहेगा जिसे हम लोग बेड रॉक कहते हैं। तो जब हम लोग किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन बना रहे हैं ना, बिल्डिंग के लिए फाउंडेशन बनाई जाती है ना, बहुत लंबाई खुदाई की जाती है, उसमें लोहे के छड़ डाल के पिलर बनाया जाता है। तो जब बिल्डिंग बनाने के लिए कोई फाउंडेशन खोदा जाता है, उसकी नींव खोदी जाती है जब, तो उसमें भी आप अलग अलग लेयर ऑफ सॉयल देख सकते हैं। या फिर जब कुएं की खुदाई हो रही है, वेल बन रहा है, कहीं पे कुआं बन रहा है, तो उसके लिए जब मिट्टी की खुदाई होती है उस समय भी हम लोग सॉयल प्रोफाइल को देख सकते हैं, सॉयल का अलग अलग लेयर दे सकते हैं। तो जब सबसे ऊपर का लेयर है वो क्या है, ए होराइजन जिसको हम कहते हैं, या टॉप सॉयल कहते हैं, वो ऊपर का लेयर थोड़ा सॉफ्ट होता है, पोरस भी होता है, मतलब उसमें होल्स रहते हैं ताकि वाटर अंदर जा सके, और वो ऊपर का लेयर अपने में मिनरल्स और वाटर को भर कर रखता है, बहुत सारे मिनरल्स भी रहते हैं और पानी भी रहता है ऊपर के लेयर में, इसीलिए वो नरम रहता है। ठीक है, उसे टॉप सॉयल भी कहते हैं। वो डार्केस्ट कलर का होता है, सबसे डार्क कलर का सॉयल कौन सा होता है, टॉप सॉयल जो सबसे ऊपर वाला है वही डार्क कलर का होता है, उसमें रिच इन ह्यूमस होता है। ह्यूमस के बारे में हम पहले भी आपको पढ़ाए हैं ना, कि जब पेड़ पौधे मर के मिट्टी में गिर जाते हैं तो उनको बैक्टीरिया वगैरह खा के उनको डिकम्पोज कर देते हैं, तो वो एक उपजाऊ मिट्टी में बदल जाते हैं, या मैन्योर के जैसे वो खाद बन जाते हैं और मिट्टी के टॉप लेयर में मिल जाते हैं, तो उन्हें हम ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, तो वो ये जो टॉप सॉइल है उसमें ह्यूमस रहता है, इसीलिए टॉप सॉइल सबसे फर्टाइल होता है, सबसे उपजाऊ होता है, और बस इसीलिए वह सबसे प्रोडक्टिव लेयर ऑफ द अर्थ है, हमारे पृथ्वी का सबसे प्रोडक्टिव लेयर यानी जिससे कि हम लोग कुछ प्रोड्यूस कर सके, वह क्या है, वह टॉप सॉइल है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहता है, पोषक तत्व रहते हैं जो कि एक पौधे को चाहिए ग्रो करने के लिए, वो सारे पोषक तत्व टॉप सॉइल पे ही रहते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनके रूट्स तो टॉप सॉइल में ही जमे हुए रहते हैं और नीचे नहीं जाते हैं, पर जो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बहुत बड़े बड़े आम वगैरह के पेड़ होते हैं, उनके जो है ये उनकी जड़ें भले ही टॉप सॉइल के नीचे चली जाती हैं। इन कल्टिवेटेड एरियाज मतलब कि जहाँ खेती की जगह होती हैं, खेती के खेत होते हैं खेती करने के लिए, वहाँ पे जो है कल्टीवेशन करने के, एग्रीकल्चर करने के लिए ऊपर वाली मिट्टी जो होती है टॉप सॉइल को, उसको प्लॉ किया जाता है, हल चलाया जाता है। हल चलाने से क्या होता है कि मिट्टी पहले लूज हो जाती है, मिट्टी हल्की हो जाती है, और मिट्टी उलट पुलट होती है तो उसमें एयर चला जाता है ना, इसलिए मिट्टी के ऊपर हल चलाया जाता है, खुदाई करके मिट्टी के ऊपर हल चलाया जाता है, तो मिट्टी पोरस बन जाती है, उसमें एरिएट हो जाती है, उसमें हवा चली जाती है, ऑक्सीजन चला जाता है, जिसे प्लांट की ज़रूरत है। तो खेती वाले जगहों में टॉप सॉइल को प्लॉ किया जाता है। अब जितने भी बैक्टीरिया हैं, है ना, बैक्टीरिया, चींटियाँ, बीटल्स जिसे हम लोग लेडी बर्ड बोलते हैं, और छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, पंख वाले कीड़े, और अर्थवर्म जो होते हैं, केंचुए वगैरह, और यहाँ तक कि फंगस जो होता है, हाँ, एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई जो है, वो भी यही टॉप सॉइल में पाया जाता है। और इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोज़र कहते हैं।
बैक्टीरिया, एंट, बीटल, अर्थवर्म और फंजाई को हम डिकम्पोजर कहते हैं, क्योंकि ये जितने भी डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल है, जितने भी सड़े होके मरते हुए पौधे और दूसरे जीव जंतु है, उनको ये खा खा के ह्यूमस में बदल देता है, उनका सारा न्यूट्रिएंट मिट्टी में मिला देता है ना। ये लोग उसको डिकम्पोज करते हैं डेड प्लांट और एनिमल को, और उनको ह्यूमस में चेंज कर देते हैं, जो कि टॉप सॉइल में मिक्स हो जाता है। यहाँ तक कि मोल्स और रैबिट्स, देखिए रैबिट्स तो आप जानते हैं खरगोश होते हैं, मोल्स जो है चूहे जैसे ही जीव होते हैं, पर चूहों का जो और एक वेराइटी होता है उसे हम लोग मोल्स कहते हैं, ठीक है। तो मोल्स और ये रैबिट जो हैं वो भी जो है यही टॉप सॉइल में गड्ढे बनाते हैं खुद के रहने के लिए, ठीक है। इसी तरह मोल्स जो हैं वो क्या करते हैं, बार बार मिट्टी को जो वो खुदाई करते रहते हैं अपने घर बनाने के लिए, उससे क्या होता है कि मिट्टी लूज़ हो जाती है और मिट्टी में आराम से हवा चली जाती है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट लेयर क्या है, वो बी होराइजन है, ठीक है। बी होराइजन मतलब कि आपका टॉप लेयर के नीचे वाला लेयर, उसे बी होराइजन या सब सॉइल कहते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पत्थर है, रॉक्स है, मिनरल्स भी है और ह्यूमस बहुत थोड़ा थोड़ा सा है, ठीक है। उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बहुत कम है सब सॉइल में एज़ कम्पेयर टू ए होराइजन। ए होराइजन में ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, बीटल, एंट, बैक्टीरिया वगैरह थे, ठीक है। कुछ कुछ पेड़ों की जड़ें जो हैं वो सब सॉइल तक पहुंच जाती है, मैंने कहा ना बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें नीचे नीचे जाके सब सॉइल पे पहुंच जाती हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो है वहाँ पे कम है, जो ये जो पोषक तत्व वगैरह हैं, नेचुरल पोषक तत्व, वो वहाँ पे सब सॉइल में कम है और वहाँ मिनरल्स ज़्यादा है, ठीक है। और ये लेयर जो है वो लाइट इन कलर है, देखिए टॉप सॉइल सबसे डार्क था, ये थोड़ा हल्के कलर का है और ये लेस फर्टाइल है देन द टॉप सॉइल, ये इतना उपजाऊ नहीं है। ऊपर वाली टॉप सॉइल ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी थी क्योंकि इसमें ह्यूमस कम है, इसीलिए यह इतनी उपजाऊ नहीं है। और यह मिट्टी हार्ड है, देखिए टॉप सॉइल कैसे था, पोरस था, सॉफ्ट था, है ना। यहाँ पे ये सब सॉइल जो है ये हार्ड है थोड़ा कंपेयर टू टॉप सॉइल, ठीक है। और ये लेयर भी पोरस है, इसमें भी होल्स हैं, जिसके कारण जो है जितना भी एक्सेस वाटर, सरफेस के ऊपर जितना भी एक्सेस पानी है उसको वह जो है नीचे भेज देता है, सब सॉइल से भी और नीचे चला जाता है। लोअर लेयर्स ऑफ द सॉइल में पानी परकोलेट कर जाता है, माने पानी अंदर अंदर होल करते करते नीचे चला जाता है, एक तरीके से कहना चाहिए इसको। एक्सेस वाटर को वो नीचे भेज देता है लोअर लेयर ऑफ सॉइल में। सब सॉइल के नीचे का लेयर क्या है, बेड रॉक है, वहाँ पे भेज देता है और बेड रॉक में जाके वो अंडरग्राउंड वाटर के रूप में नीचे स्टोर होता है एक्सेस वाटर। छोटे छोटे एनिमल्स जैसे कि स्नेक, सांप और मेढक जो हैं, आप जानते हैं कि वो ठंड के दिनों में वो हाइबरनेट कर लेते हैं ना, जाके बहुत लंबी नींद सो लेते हैं ना सांप और ये जो फ्रॉग्स है, तो वो सब जाके इसी बी होराइजन में या सब सॉइल में हाइबरनेट करते हैं, लंबी नींद लेते रहते हैं कई महीनों तक की। Sea horizon. This layer of soil resides just below the B horizon. It is made of small lumps of rocks with cracks and crevices. This layer in fact extends to the lowest portion known as bedrock. The layer of soil immediately after the sea horizon is the bedrock, also known as D horizon. This layer is hard and difficult to dig with a spade. Bedrock is very old as it is formed before the soil above it. Rocks and minerals are found in this layer of soil. Rocks are porous and store water. Water is also stored in the empty spaces between rocks. Rainwater gathers over it to form the water table. You should remember that not all places have all these layers of soil, and there are places that have no top soil at all. तो देखिए हमने क्या पढ़ा कि सबसे ऊपर एक टॉप सॉइल है जो कि मोस्ट फर्टाइल है क्योंकि वहाँ पे ह्यूमस है, वो सॉफ्ट है, पोरस है और वो वाटर को परकोलेट करने दे रहा है। उसके बाद हम लोग पढ़े सब सॉइल है, वो थोड़ा डार्कर इन कलर है, वहाँ पे ह्यूमस कम है, वहाँ मिनरल्स ज़्यादा है, वहाँ ऑर्गेनिक मैटर भी कम है, वो इतना फर्टाइल नहीं है, कुछ कुछ प्लांट्स का रूट्स वहाँ पे पहुँच जाता है। और जो है सब सॉइल में क्या है, वो भी एक्सेस वाटर को नीचे परकोलेट होने देता है क्योंकि वो पोरस होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सी होराइजन। सब सॉइल के नीचे और एक लेयर है, उसको सी होराइजन कहते हैं। वहाँ पे पत्थर के बड़े बड़े लम्प्स हैं, बड़े बड़े टुकड़े जैसे पत्थर के हैं, हाँ पत्थर जुड़े जुड़े होके बड़े बड़े गुच्छे गुच्छे में पत्थर हैं, लम्प्स है पत्थरों के। और उन पत्थरों में क्या है, क्रैक्स बने हुए हैं ना, फ्रैक्चर जैसा क्रैक बना हुआ है उसमें, ठीक है।
और ताकि उसमें से वाटर नीचे चला जाए। और उसके नीचे कौन सा लेयर है, बेड रॉक है। ये जो सी होराइजन का सबसे नीचे नीचे हम लोग जाएंगे तो इनफैक्ट वहाँ पे बेड रॉक का लेयर आ जाएगा। और जो सी होराइजन के जस्ट नीचे जो लेयर है वह क्या कहलाता है, बेड रॉक कहलाता है या डी होराइजन कहलाता है। वो बहुत ही हार्ड होता है, वहाँ पे आप कुदाल से यानी स्पेड से खुदाई नहीं कर पाएंगे, वो बहुत ही हार्ड होता है, खुदाई करने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत पहले का बना हुआ है। सबसे नीचे का बेड रॉक बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले बना था, उसके ऊपर ऊपर नया लेयर सब अभी हाल हाल में बनता है। ठीक है। और ये जो है डी होराइजन या बेड रॉक, वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर और मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं, मतलब चट्टान सब सारे नीचे डी होराइजन में ही रहते हैं। और रॉक्स पोरस होता है, ये जो पत्थर सब होते हैं उनमें छेद रहते हैं, तब ये जो बेड रॉक में जो बड़े पत्थर सब है उनमें होल्स रहते हैं, इनमें पानी स्टोर होके रहता है। ठीक है। इसी तरह पत्थरों के बीच बीच में जो जगह रहती है, खाली स्पेस रहती है, वहाँ पे भी पानी स्टोर होके रहता है। इस तरह पानी सब तरफ वहाँ स्टोर होके रहता है और वही अंडरग्राउंड वाटर टेबल बनाता है। हाँ, पानी पत्थरों के बीच में स्टोर है, उसके क्रैक्स में स्टोर है, फिर जब बारिश हुई तो वो उन पत्थरों के ऊपर भी पानी जमा हो गया, तो ये एक तरह का वाटर टेबल बना दिया, अंडरग्राउंड वाटर टेबल बना दिया। जिस सारे जगहों पे ये चारों लेयर ऑफ सॉइल हम लोग को नहीं मिल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं कहीं मिले कहीं कहीं पे नहीं मिल सकते हैं। बहुत सारा ऐसा प्लेस है जहाँ टॉप सॉइल है ही नहीं, इरोजन के कारण ऊपर की उपजाऊ मिट्टी उड़ चुकी है, ऐसा भी जगह होता है। आज हम लोग पार्ट 2 को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर जल्दी हम लोग मिलेंगे पार्ट 3 में, सॉयल के पार्ट 3 पोर्शन में, और फिर हमारा सॉयल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 9th चैप्टर पे चले जाएंगे, जिसको कि हम लोग कहते हैं 9th चैप्टर आपका क्या है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स है, उसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में। मेरे इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ये वीडियो देख के बहुत ही बेनिफिट होगा, आप लोग को ये सब्जेक्ट मैटर ईजिली समझ में आएगा। ठीक है। तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।